Hello students, a very good afternoon to all of you. Today we will start class 12 syllabus, and in class 12, as you all know, there are two books, Flamingo. We will start with the first chapter, and the first chapter is The Last Lesson. The Last Lesson, it is written by Alphonse Daudet. He was a novelist and a short story writer. Novelist, as you all know, means a person who writes novels, and he also wrote short stories. So this particular story, ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, The Last Lesson, कहानी के शीर्षक टाइटल से ही we come to know that this is about the last lesson. Last lesson can be the last lesson of the book. It can be the last lesson that they are supposed to study of a particular subject. तो यहाँ पे जो last lesson है, ये last lesson उन बच्चों का है फ्रेंच भाषा का. So we will come to know कि why this was named as last lesson. इसका story एक थोड़ा सा short में बता देते हैं. This is a story about Alsace and Lorraine. So this Alsace and Lorraine was occupied. इसके ऊपर कब्जा कर लिया था Germans ने. German, which was earlier known as Prussians. तो Prussians का कब्जा हो गया था, और ये जो पहले से ये जो districts थे, they were French districts. They were under the control of French. लेकिन बाद में जब Germans ने इसको occupy कर लिया after the Prussian-Franco War, ये एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में फ्रांस जो है वो हार गया था, जिसकी वजह से Alsace and Lorraine they went under the control of the Germans. इसका नतीजा ये हुआ कि Germans ने अनाउंस कर दिया कि अब उस Alsace and Lorraine में सिर्फ जर्मन भाषा में ही पढ़ाई होगी. तो इसकी वजह से जो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो इसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि जो फ्रेंच भाषा में जो टीचर पढ़ा रहे थे, ये उनके लिए आज लास्ट लेसन था, क्योंकि नेक्स्ट डे से एक जर्मन टीचर को आना था, और जो जर्मन टीचर आते वो आगे जर्मन भाषा में ही पढ़ाते. So this is the background of the story. अब इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें स्टूडेंट्स के क्या इमोशंस थे जब उसको particularly we will deal with one particular student, उसका नाम है फ्रांस. तो उसके क्या इमोशंस थे, उसको कैसा लग रहा था कि आज उसका लास्ट लेसन होने जा रहा है. प्लस जो टीचर थे, टीचर्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द स्टूडेंट्स, है ना, बच्चों से बहुत लगाव होता है, अपने पढ़ाने से बहुत लगाव होता है. तो टीचर की क्या फीलिंग्स थी जब वो उनको पता चला कि आज उनको लास्ट लेसन लेना, मतलब लास्ट क्लास लेनी है, उसके बाद से वो वहां पे फ्रेंच नहीं पढ़ा सकेंगे, उनको तो एल्सेस लॉरेन छोड़ के ही जाना था. सो द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड, द स्टूडेंट, एंड द फीलिंग्स ऑफ द टीचर, एंड अलॉन्ग विद दैट द फीलिंग्स ऑफ द एल्डरली पीपल, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग कैसा फील कर रहे हैं कि आज से उन लोग को ये लास्ट डे है जब वो फ्रेंच भाषा सीख सकेंगे. हम लोग भी कोशिश करते हैं ना बड़े बुजुर्ग को भी भाषा सिखाना, लिखना पढ़ना सिखाना, तो वैसे ही वो लोग भी सीखना चाहते थे, चाहत थी, लेकिन कोशिश उतनी नहीं की थी. लेकिन आज जब उनको पता चला कि आज लास्ट लेसन होगा, तो उन लोग में वो फीलिंग्स कि हम ज्यादा से ज्यादा भाषा को जान सके, ये कुछ ज्यादा ही प्रबल हो गई थी. And along with that, they wanted to show their gratitude. टीचर जब कोई अपना शिक्षा दान करता है, तो people respect them, people have great respect and honor for the teacher. So this is the way of showing their respect and honor was by joining the class of this teacher. उस टीचर का क्लास ज्वाइन करके वो अपना रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे उस टीचर के लिए. So this is the story of the नहीं सुनाई दिया. स्टूडेंट्स अपने वीडियोस को म्यूट कर लीजिए, आपके पिक्चर्स आ रहे हैं, तो उसको वीडियो को भी आपने माइक को म्यूट किया है, वैसे वीडियो को भी जो कैमरा है उसको भी म्यूट कर लीजिए. So we'll continue. I'll give a line by line explanation. चैप्टर की तो समझ में आ गया ओवरऑल कि चैप्टर किस बारे में है. There are two main characters,
एम हैमल जो टीचर हैं एंड फ्रांस जो कि स्टूडेंट है. So these are the two main characters of the story, and the most important line of the whole chapter we can say, in which we can summarize the chapter. Chapter को की जो summary, जो main essence है, वो इस line में हम उसको summarize कर सकते हैं. When a people are enslaved, जब लोगों को enslave कर दिया जाता है. enslave करना मतलब slave बनाना, दास बनाना. जैसे हमारे यहाँ हुआ था, ब्रिटिशर्स आए और दे एनस्लेव्ड अस, उन्होंने हमको अपना दास बनाया, हमारे ऊपर कब्जा कर लिया. तो व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब किसी को स्लेव बना लिया जाता है, तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड फास्ट, मतलब अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखते हैं, अपनी लैंग्वेज में को ही यूज करते हैं, अपनी लैंग्वेज को गुम नहीं होने देते हैं, it is as if they had the key to their prison. ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कि हमको कैद कर लिया गया हो. प्रिजन मीन्स जेल, हमको जेल में डाल दिया गया हो, और हमारे इस जेल की चाबी जो है वो क्या है? हमारी लैंग्वेज. हमारी लैंग्वेज उसकी चाबी है. कैसे चाबी होगी? कि जब तक हम हमारी लैंग्वेज को जिंदा रखेंगे, तब तक हमको ये पता रहेगा कि हम क्या हैं, हम कौन हैं. तो अगर मेरी आइडेंटिटी जिंदा रहेगी, और मेरी अगर आइडेंटिटी जिंदा रहेगी, तो हम उसको वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे. जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर ऑक्यूपाई किया, हमको कॉलोनाइज किया, हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखा. लैंग्वेज जिंदा रही तो हमारा कल्चर जिंदा रहा, और हमको पता था कि हमको दास बनाया गया है. हम अंग्रेज नहीं हैं. हमने भले इंग्लिश भाषा सीखी, लेकिन हम अंग्रेज नहीं है, ये हम जानते थे. हम इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हमारी जो भाषा, हमारा जो कल्चर है वो अंग्रेजों से अलग है. इसलिए हमको पता था कि हमको ये दूसरे लोग आके हमको दास बनाए हुए हैं, और इनसे हमको आजादी हासिल करनी है. और इसीलिए अंततः 1947 में we got independence from the Britishers. तो इसी तरह से जो एम हैमल जो टीचर हैं, वो भी इन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि as long as you hold fast to your language, जब तक आप अपनी भाषा को पकड़े हुए, भाषा मीन्स भाषा प्लस भाषा डिनोट्स कल्चर, अपना कल्चर, अपना सिविलाइजेशन, उसको अगर हम याद रखते हैं तो हमको लड़ने की हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और हम अपनी आजादी को हासिल कर लेंगे. So this is the essence of the chapter. Main theme जो chapter का है, that is highlighting the importance of your own language. So we start the lesson. I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding. Here the I is Franz, that small child who is the student. He started for school very late. बहुत late से वो स्कूल के लिए निकला, because and was in a great dread, और उसको बहुत ज्यादा डर था. dread is डर. उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था. किस चीज का? of a scolding. उसको डर था कि वो जब स्कूल जाएगा तो उसको टीचर से डांट पड़ेगी. Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. क्यों डर था? कि उसको डांट पड़ेगी. इसलिए नहीं कि वो लेट जा रहा, लेकिन मेन उसको डर इसलिए था क्योंकि M. Hamel, now M. Hamel is the teacher, name of the teacher. So M. Hamel, his teacher had asked him, teacher ने उनसे कहा था क्या? To prepare, he would question us on participles. So उनको participles chapter को prepare करके आना. Participles is a part of grammar. तो participles prepare करके आना था, और इस चैप्टर को इस बच्चे ने प्रिपेयर नहीं किया था. इसलिए इसको लग रहा था कि जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो he will not be able to answer, and so he was very frightened. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. तो सबसे पहला ख्याल बच्चे के मन में क्या आता है कि स्कूल को हम एस्केप करें. मैं स्कूल आज जाऊं ही नहीं, न जाऊंगा, ना मेरे से पूछा जाएगा. तो इसने सोचा कि चलो घर से तो निकल गए हैं, लेकिन बाहर घूमने की बहुत जगह है, चलो आज मैं स्कूल एस्केप करता हूँ. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. और उसको अट्रैक्ट करने के लिए
चीजें भी बहुत अच्छी थी. इट वॉज वार्म. इट इज probably a cold country. बहुत अच्छा सूरज निकला हुआ था, पूरा एटमॉस्फेयर गर्म था, बहुत अच्छा लग रहा था उसको. The birds were chirping at the edge of the woods. Now this word woods, you must have heard it. Wood जब हम बोलते हैं तो wood means लकड़ी, but when we say woods, woods means forest. जो घना एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, that is called woods. So the birds were chirping. Chirping means अपनी भाषा में बोलना. चिड़िया चहचहा रही थी. और on the edge of the woods, जो woods का जो बाहर का edge था, बाहर के जो पेड़ थे जो लोगों से नजदीक में थे, वहां पे चिड़िया जो है वो चहचहा रही थी पेड़ों पे. And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और वहां पे मिल था, सॉमिल. सॉमिल इज लकड़ी का जो मिल होता है जहाँ पे लकड़ी काटी जाती है. वहां सॉमिल के पीछे में वहां पे एक फील्ड थी, और फील्ड में प्रूशियन सोल्जर्स जो सोल्जर्स प्रूशिया को बिलोंग करते थे, विच लेटर केम टू बी नोन एज जर्मनी. तो प्रूशियन सोल्जर्स दे वर ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग इज डूइंग द एक्सरसाइजेस, जो जनरली आप लोग भी करते होंगे असेंबली में. तो दे वर डूइंग द एक्सरसाइजेस. It was all much more tempting than the rule of participles. एक तरफ पढ़ाई है, और पढ़ाई से भी ज्यादा ये कि टीचर ने कहा कि याद करके आना, और उसको पता था कि अगर नहीं याद करके आएगा तो उसको मार पड़ेगी. और दूसरी तरफ क्या था, चिड़िया चहचहा रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, और वहां पे सोल्जर्स को देखना जो ड्रिल करते, जब सोल्जर्स ड्रिल करते हैं सब एक साथ करते हैं एकदम अच्छे से, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है. तो ये सब इतनी सारी अट्रैक्टिव चीजें थी, और एक तरफ उसको टीचर की डांट का डर. तो उसको लगा कि चलो आज बंक मारते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा टेम्प्ट कर रही थी. दे वर अट्रैक्टिंग हिम कि चलो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, यही सब बैठ के देखते हैं. But I had the strength to resist and hurried off to school. Now this is a very good thing about this child. अगर हमको बाद में जैसे character traits लिखने को मिलता है, तो you can write that he had a strong will power. Now he had the strength to resist. उसमें इतना will power था कि इतने सारे attractions को भी उसने resist किया कि नहीं, मुझे वो नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ने के लिए घर से निकला हूँ, तो मैं अपने स्कूल ही जाऊंगा. एंड सो ही हरीड ऑफ टू स्कूल. जल्दी जल्दी अपने स्कूल जाने लगा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. Now town hall, you all are familiar with it. Town hall हर शहर में एक होता है, जैसे हमारे डाल्टनगंज में भी एक शहर है, और वैसे ही यहाँ पे भी जो टाउन हॉल था उसके बाहर में एक बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड, जैसे स्कूल्स में भी नोटिस बोर्ड्स होते हैं, नोटिस वहां पे लगाई जाती है, वैसे ही ये भी एक नोटिस बोर्ड था टाउन हॉल के बाहर. और वहां पे इसने देखा देयर वाज ए ह्यूज क्राउड. क्राउड मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े थे. और इससे क्या पता चलता है कि जरूर वहां पे कोई एक नया नोटिस लगा है. For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जो भी बैड न्यूज आती थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी. तो बच्चा समझ गया कि जरूर अब फिर कोई बैड न्यूज है, और लोग खड़े होकर उसको पढ़ रहे हैं. द लॉस्ट बैटल्स. बैड न्यूज में क्या क्या थी? द लॉस्ट बैटल्स. वैसे मतलब लड़ाइयाँ, वो लड़ाइयाँ जो कि ये इन्होंने हार गए थे. द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स. नए नए ड्राफ्ट्स आते थे, नए नए ऑर्डर्स आते थे, और नए नए नियम कानून बनते थे, which were passed by the commanding officer. जो वहाँ पे commanding officer, the officer who had the right to issue orders, जो command करता था, जो देखता था कि orders issue भी करता था, plus देखता था कि वो implement हो, वो लागू भी हो. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Now the student knows, the child knows कि जरूर कोई bad news है, और ये सोच रहा था कि अब क्या हुआ, इतना तो हम लोग पहले ही झेल रहे हैं, इतनी बुरी खबरें आ रही हैं, अब कौन सी बुरी खबर आई है. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher
who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." So as he hurried past, hurried माने जल्दी जल्दी चल के जाना, जल्दी जल्दी चल के जा रहा था. So there he saw a blacksmith. Blacksmith मतलब जो लोहे का काम करता है, लोहार जो हम लोग बोलते हैं. So he saw a blacksmith. Blacksmith का नाम क्या है? Watcher. His name is Watcher. So he was standing there near the bulletin board. अपने apprentice के साथ. Apprentice मतलब उसका helper, जो उसका junior था, उसके साथ वहां खड़ा था. And he was also reading the bulletin board. He called out. फ्रांस को देखा कि बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, तो उसको आवाज दी. उसने बोला कि डोंट गो सो फास्ट. इतना जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तुमको जरूरत नहीं है, मत जाओ इतना जल्दी. You will get to your school in plenty of time. बहुत समय है तुम्हारे पास, तुम्हारे आराम से समय पे स्कूल पहुंच जाओगे. I thought he was making fun of me. तो जनरली क्या होता है कि कुछ लोग मतलब नेगेटिव बोलते हैं टू पास अ कमेंट, है ना. तो इसको भी लगा कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, पहले से देर से जा रहा हूँ स्कूल, तो जरूर ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि आराम से जाओ, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या जाने की, पहले भी तो लेट हो ही चुके हो. So he thought he is making fun and reached M. Hamel's little garden all out of breath. और इसको लगा कि वो ये आदमी भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो ये और जल्दी जल्दी जाने लगा. And then reached M. Hamel's little garden. यहाँ जो स्कूल जो इनका था, स्कूल बिल्डिंग, वो एक गार्डन में थी. And the garden and the place belonged to M. Hamel. So ultimately he reached the school. He was all out of breath. Out of breath होना मतलब हाँफना, बहुत जल्दी जल्दी इसकी सांसें चल रही थी क्योंकि ये बहुत तेजी से चल के आया था. Usually when school began, there was a great bustle. Word जो है, अगर books हैं आपके पास तो books को देखिए. Certain letters in a word at times are silent. उनको हम लोग बोलते नहीं है, pronounce नहीं करते. Like this word bustle, will not say bustle. T है वहां पे, लेकिन T is silent. So this word is bustle. Bustle means noise, confusion. तो जनरली जब भी स्कूल स्टार्ट होता था, अपने स्कूल में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो बहुत हल्ला गुल्ला होता है, सब बच्चे बोल रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा नॉइज होता है. तो दिस वाज द केस विद द स्कूल ऑफ फ्रांस आल्सो, which could be heard out in the street. और वो हल्ला इतना ज्यादा होता था कि वो बाहर स्ट्रीट में भी उन लोग को सुनाई देता था. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Now, what were the sounds which made a bustle? कौन-कौन सी ऐसी आवाजें होती थी जिससे कि बहुत ज्यादा noise होता था and confused noise होता था? Those were the opening and closing of desk. डेस्क होते हैं एक तरह का डेस्क जिसको ऊपर से खोल दिया जाता है, ढक्कन खुल जाता है, अंदर में अपने बुक्स वगैरह, बुक्स बैग सब रख सकते हैं. सो दैट वाज द ओपनिंग. एंड बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, डेस्क उठाते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो जो नीचे गिरता है तो बहुत जोर से आवाज करता है. एंड स्टूडेंट्स एंजॉय दैट, सो दे वर यूज्ड टू डू दैट. देन देयर वर लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन माने एक साथ. तो जनरली छोटे क्लासेस में देखे होंगे कि टीचर एक कोई भी राइम सुनाती है तो बच्चे सब एक साथ बोलते हैं उसको, दैट इज रिपीटिंग इन यूनिसन. वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स. और इतना जोर से वो उसको रिपीट करते थे और अपने कानों पे अपने हाथ रख लेते थे कि अपने को उतनी वो चिल्लाती हुई चीखती आवाज सुनाई नहीं दे. प्रोबेबली दे कैन अंडरस्टैंड बेटर. आवाज थोड़ी धीमी अंदर जाएगी तो शायद वो बेहतर समझ सकेंगे. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर. और टीचर का रूलर मतलब जो स्केल होता है, वैसे तो यहाँ हम लोग स्टिक यूज करते हैं, वो रूलर यूज किए, लॉन्ग स्केल. वो दैट वाज रैपिंग ऑन द टेबल. वो टेबल पे मार मार के बच्चों को कभी शांत करवाते थे, कभी एक साथ बोलने के लिए, पढ़ने के लिए बोलते थे. बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल. लेकिन आज क्या था, एवरीथिंग वाज स्टिल. कोई नॉइज नहीं, कोई हल्ला नहीं, एकदम शांति थी स्कूल में. सो दिस वाज वेरी अनयूजुअल. उसको लगा कि एक तो बुलेटिन बोर्ड पे देख के आया हूँ,
उसमें कोई बुरी खबर थी। आज स्कूल भी आ रहा हूँ तो स्कूल भी उसका यूजुअल स्कूल नहीं था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Counted on, counted मतलब इसको भरोसा था, इसको उम्मीद थी कि ये क्या करेगा, उतना हल्ला होता रहेगा, उतना नॉइज होता रहेगा और ये चुपके से उस नॉइज में जाके अपनी जगह पे बैठ जाएगा। किसी को ये पता नहीं चल पाएगा कि वहां पे अभी फ्रांस आया है, ये पहले से वहां नहीं था। तो ही हैड काउंटेड, ही डिपेंडेड ऑन दैट कि मैं चुपके से जाके बैठ जाऊंगा, टीचर को पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं लेट से आया हूँ। तो but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन अफसोस की बात, so he had counted on going quietly and sitting on his place. हाँ, तो स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड दैट आई शुड आस्क क्वेश्चंस, तो आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। क्वेश्चंस कुड हैव बीन एट द एंड ऑफ दिस सेशन, जैसे हम चैप्टर पढ़ा देते थोड़ा, तो उसके लास्ट में थोड़ा क्वेश्चंस पूछेंगे, ये जानने के लिए कि आप कितने उसको स्टोरी को समझ पाए हो। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन, थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ी सी चैप्टर को और पढ़ा लेते हैं, उसके बाद से फिर हम क्वेश्चंस पूछेंगे और तब आप लोग अपना माइक को भी अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी पूछना बहुत शॉर्ट पोर्शन हुआ है ना, तो थोड़ा सा और पढ़ा लेते हैं, फिर पूछते हैं कि कितना आप लोग को समझ में आए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कहीं पे आपको नहीं समझ में आ रहा हो, देन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, तो फिर हम उस चीज को दोबारा समझा देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So we'll come to the questions at the end, probably near to the end of the session. So everything was as quiet as on Sunday morning. Sunday morning, students were not there. Everything was very quiet. So it seemed like it was a Sunday morning. Itna quiet tha, wahan pe koi sound nahi thi, and the child was a little frightened now. Through the window, I saw my classmates already in their places. तो इसने खिड़की से झांक के देखा कि जितने उसके क्लासमेट्स थे वो सब के सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और इसने देखा कि जो उनके टीचर थे M. Hamel, वो अपने आर्म के this part is the arm, under his arm he had kept the iron ruler, जो बड़ा सा स्केल था उसको अपने आर्म के अंदर रखे थे। And he was walking up and down. Walking up and down means moving from one side to the other. क्लास के सामने एक साइड से दूसरे साइड वो चल रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. So now this was a terrible fear. अब उसको देखा, वैसे तो उसको लग रहा था हल्ला हो रहा होगा, कोई बच्चा इधर दौड़ रहा होगा, कोई उधर दौड़ रहा होगा, उसी के बीच में चुपके से मैं जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो पूरी शांति थी, तो अब उसको क्या करना था, सबके सामने पहले डोर खोलना था, टीचर से परमिशन लेनी थी और फिर सबके सामने जाके उसको बैठना था, सब लोग उसको आते हुए देखते। So that was terrible for him. You can imagine how I blushed and how frightened I was. So you can imagine means generally students can imagine कि ऐसी कंडीशन में उसको कैसा लग रहा था। He was terribly frightened, बहुत ज्यादा डरा हुआ था, and he was blushing. Blushing means उसके जो चीक्स थे वो लाल हो जा रहे थे, डर से वो पूरा लाल हो गया। But nothing happened. तो जितना डर था, जितना उसको ये टीचर से डरा हुआ था, आयरन रूलर से डर रहा था, वैसा कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ। M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ और टीचर ने कहा कि go to your place, child. Franz is the name of the child. So he says, "Go to your place. We were going to begin without you." तुम्हारे बगैर ही हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे थे। तो he was shocked. कहाँ उसने सोचा था कि डांट पड़ेगी, हो सकता है मार भी पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। He was very politely asked to go and sit in his place.
I jumped over the bench and sat down at my desk. तो ये जल्दी से कूद के अपने डेस्क पे जाके बैठ गया. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. So he went and sat on his place, and then after some time, थोड़ी देर तो उसको रिगेन लगा अपने डर पे काबू पाने में. थोड़ा जब उसको डर उसका थोड़ा थोड़ा खत्म हुआ, तब उसने अपने टीचर को ध्यान से देखा. अरे ये क्या, टीचर क्या पहने हुए हैं? His beautiful green coat, his frilled शर्ट, उनका शर्ट जो कि फ्रिल्ड थी. फ्रिल्ड मतलब झालर जैसा लगा रहता है. झालर वो जो आगे सामने में कभी बटन्स के पास भी रहता है, एंड ऑन द स्लीव्स कभी रहता, तो स्लीव्स भी रहता है. सो दैट टाइप ऑफ शर्ट, पर्टिकुलर शर्ट ही वाज वेयरिंग, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एंड ही हैड ए स्मॉल ब्लैक कलर्ड silk cap which was made of silk, and embroidery on it. उसके पूरे पे embroidery किया हुआ था. That he never wore except on inspection and prize days. ये ड्रेस वो ड्रेस थी जो ये सिर्फ उन दिनों पहनते थे जब इंस्पेक्शन होती थी. इंस्पेक्शन मीन्स पीपल यूज्ड टू कम फ्रॉम अदर प्लेस टू सी वेदर द स्कूल इज रनिंग प्रॉपरली. स्कूल ठीक से चल रहा है, पढ़ाई अच्छे से हो रही है, बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं. तो ये चेक करने के लिए जब लोग आते थे, तो वैसे दिनों में ये इस पर्टिकुलर ड्रेस को पहना करते थे. या फिर ऑन प्राइज डेज, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्कूल्स में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई कंपटीशन होता है, तो उसके बाद से प्राइज दिए जाते हैं बच्चों को. तो उन दिनों जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उन दिनों ये ड्रेस पहनते थे. एंड सो ही वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड. अरे ये ड्रेस तो ये उन दिनों पहनते हैं, आज भी टीचर ने ये ड्रेस पहनी है. पहले तो स्कूल शांत, उसके बाद से टीचर भी ये पर्टिकुलर ड्रेस पहन के आए हैं. बिसाइड्स, तो ये तो चीज उसने नोटिस की. इसके साथ में बिसाइड्स मींस इन एडिशन टू. यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स. बिसाइड होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब उसके बगल में. लाइक अ चेयर इज बिसाइड मी, मेरे बगल में एक चेयर है. ठीक है. बिसाइड्स मींस इन एडिशन टू, मतलब इसके साथ साथ. उसने देखा कि टीचर ये ऐसा ड्रेस पहना है, और इसके साथ और उसने क्या नोट किया? द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम. पूरा स्कूल जो था, दैट लुक्ड वेरी स्ट्रेंज. स्ट्रेंज, समथिंग वेरी अनयूजुअल, जो ही वाज नॉट यूज्ड टू इट. वो अजीब सा लग रहा था उसको पूरा स्कूल. एंड वेरी सॉलम मीन्स वेरी डिग्निफाइड, वेरी क्वाइट, वेरी पीसफुल उसको लग रहा था. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. तो एक और चीज जो उसने नोटिस की कि जो बैक बेंचेस थे, बैक बेंचेस जो पीछे के बेंचेस थे, वो ज्यादातर खाली रहते थे, उसमें कोई भी नहीं बैठता था. लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे हु वाज सिटिंग देयर? विलेज पीपल, गांव के लोग वहां पे बैठे हुए थे. Now, who are these village people? Old Hauser with his three-cornered hat. So one among them, कई सारे थे, उसमें से एक का नाम है Hauser. Old Hauser means he is old man, and his name is Hauser. So he was sitting there with three-cornered. उसके जो hat थी, जो ऊपर टोपी पहनी हुई थी, उसके 3 corners थे. Generally, you see a hat with round corners. Around, it does not have a corner. उसके कॉर्नर्स नहीं होते, लेकिन इन्होंने जो हैट पहनी थी उसके 3 कॉर्नर्स थे. देन द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, देयर वाज अ प्रीवियस मेयर, प्रीवियस पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड. और इनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे. एवरीबडी लुक्ड सैड. हर एक का चेहरा जो था वो बहुत ही सैड था. ऑल वर वेरी अनहैप्पी. And Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. So old Hauser जो थे, he had brought the old primer. Primer होती है, जैसे primer is, you can understand from the word primary. Primary जो छोटे classes में होती है ना, तो primer वो किताब जो कि बच्चे पढ़ते हैं, मीन्स जो स्टार्टिंग में पढ़ी जाती है, ABC की किताब हो या क ख ग की किताब, उस तरह से ये फ्रेंच की एक किताब थी जो इनिशियली बिगनिंग स्टेज में बच्चे पढ़ते हैं.
thumbed at the edges, और उनके जो edges थे those were in very poor condition, मतलब फटे हुए, थोड़े से बहुत पुराने वैसे थे. He held it open on his knees. अब knees मतलब घुटने, अब बैठे हुए थे, घुटनों पे उसने किताब खोल के रखी थी और अपने spectacles जो है, spectacles means the specs, जो चश्मा हम लोग लगाते हैं पढ़ने के लिए, उसको spectacles बोलते हैं, तो वो उन pages पे रखे हुए थे. So now students, you can unmute your mic and if you have any question, अगर कोई question है, कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो. अगर समझ में आ गया है तब भी बोलो कि हाँ इतना दूर तक समझ में आ गया, तो we will continue. माइक्स अपने अनम्यूट कर लीजिए और अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, कहीं पे कहीं नहीं समझ में आया हो तो पूछिए. और हम भी पूछते हैं कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है? फ्रेंच. वेरी गुड, वेरी गुड. और बाकी लोग भी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए. इजी क्वेश्चंस आई लास्ट. सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए. व्हाट इज द नेम ऑफ द टीचर? MML. मिस्टर एमएमएल. वेरी गुड. और एक दो माइक अनम्यूट नहीं हुआ, आप लोग भी अनम्यूट कर लीजिए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए. नाउ what was France supposed to prepare on that particular day? फ्रांस को क्या घर से तैयार करके आना था? Particles. पार्टिसिपल्स है ना. आर्टिकल्स एक होता है और दूसरा था पार्टिसिपल्स. वेरी गुड. हाँ, he was supposed to prepare the rules on participles के रूल्स का तैयार करके आना था. Now what all things distracted him? वो कौन कौन सी चीज थी जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, उसको सोचने. It's so warm, so bright, the chirping it's at the edge of woods. Very good. Chirping of the birds. At the Woods and The weather open was field so back warm. sawmill in the Persian soldier were drilling. Very good. The drilling of the Persian soldiers. और इसमें एक और थर्ड पॉइंट हो जाएगा, warm It and was bright. tempting. हाँ, so very good. बहुत attentive हैं. It's really good. Then what did he pass? Where did he see a huge crowd? Where did he see a huge crowd? बड़ा सा क्राउड उसने कहाँ देखा? Bulletin board, on the bulletin board. On the Bulletin board. Bulletin Near board. the bulletin board. हाँ, bulletin board कहाँ पे था? Where was the bulletin board? On the town hall. Very good. Town So hall. he saw a huge crowd in front of the bulletin board in the town hall. Town hall. Very good. Bulletin board के पास में था. A bulletin board is in the town hall. Very good. Now, what sort of news were generally pasted on the bulletin board? Bulletin board पे generally ज़्यादातर किस तरह की news? हाँ, very good. Say it again. Generally. Lost at battle, trapped at the order the commanding. हाँ, very good, very good. हाँ. तो एक word उसके लिए बोलेंगे तो bad news बोल सकते हैं. And if you describe it still further, that is even better. उसमें हो सकता है the lost battles, the drafts, the orders of the commanding officer. Now, what is the name of the blacksmith? Watcher. Watch. Very good. Blacksmith का नाम है Watcher. Watcher. And who was there along with the blacksmith? Blacksmith के साथ और कौन था? उसका apprentice reading the bulletin. हाँ, his apprentice. Apprentice मतलब उसका junior, जो उसका helper था, वो भी उसके साथ था. Very good. Now, what did he find strange on that day in the school? क्या ऐसा क्या चीज था जो उसको strange लग रहा था? MML was decorating with trays. Hamel was? Decorating was trays. Yes. And
सबसे बढ़ के तो जैसे ही वो अंदर की तरफ आया उसको क्या लगा, इट वॉज ऑल वेरी Quiet. शांत था, है ना, एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट। Quite. Yes, ma'am. हाँ, जनरली वहां पे क्या होता था, बहुत कमोशन होता था, बहुत हल्ला गुल्ला होता रहता था, लेकिन आज क्या था, एकदम Everyone is quiet. हाँ, everything was very quiet. Quiet. Now, what were the feelings of Franz when he thought of opening the door? जब वो दरवाजा खोल के अंदर जाने की सोच रहा था, तो उस समय वो कैसा फील कर रहा था? He was Uncomfortable thinking type. Uncomfortable, और MML was scolding him. M. Hamel was scolded. हाँ, he had the fear. उसको डर था कि उसको M. Hamel से डांट पड़ेगी, है ना, ये डर था, लेकिन वैसा कुछ हुआ तो नहीं? No, ma'am. No, ma'am. नहीं हुआ ना। M. Hamel welcomed him. उन्होंने तो उसको कहा कि आओ फ्रांस, जल्दी से अंदर आओ, आके अपनी जगह पे बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बगैर ही शुरू करने जा रहे थे। So he made him feel good, है ना, कि जैसे ही क्लास में एंटर करो और टीचर एकदम डांट के बोले आके अपनी जगह पे बैठ जाओ, तो कैसा लगेगा, अपने को डर लगने लगता है ना। लेकिन Yes, ma'am. इसके टीचर ने क्या किया, बहुत उसको पोलाइटली बोला, बहुत अच्छे से, अरे Kindly फ्रांस आओ, आके अपनी जगह पे बैठो, देखो हम लोग तो क्लास तुम्हारे बगैर ही स्टार्ट करने जा रहे थे। सो ही टॉक्ड वेरी पोलाइटली। तो इसको फ्रांस के भी जान में जान आएगी, चलो अच्छा है, हमको डांट नहीं पड़ी, मार नहीं पड़ी। उसको तो स्केल का भी डर था, रूलर जो था उसका भी डर था, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नाउ व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड ही नोटिस? डिटेल्स में नहीं जाइए, जस्ट मेंशन 2 strange things he noticed after sitting in his place. उसने देखा पहले ही उसके साथियों सब बैठे हुए थे। That's Yes. वो और उसके गांव के बूढ़े लोग भी हाँ, पीछे very वाले good. बेंच पे हाँ, बैठे हुए थे। हाँ, गांव के जो बड़े लोग थे वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। Very good. And one more thing, टीचर MML का ड्रेस जो था वो, हाँ, वेरी गुड। M. Hamel वो ड्रेस पहने थे जो जनरली वो इंस्पेक्शन वाले डेज में पहनते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच जनरली कम्स। ये क्वेश्चन जो है ये ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है कि क्या ड्रेस पहने हुए थे M. Hamel। तो उनके कोट, he was wearing his green coat, फिर that frilled shirt जो उसमें frills लगी हुई थी, and that silk cap, है ना, embroidered silk cap। ये 3 चीजें हैं, तो 3 चीजों को याद कर लो तो you can easily write in your board exams also। Generally ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि what was he wearing on that day। So very good students, all of you are understanding। किसी को कोई डाउट है कहीं पे? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। चलिए, तो समझ रहे हैं तो विल कंटिन्यू द चैप्टर। ठीक है, नाउ यू कैन म्यूट योर माइक्स। अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए तो सुनाई देगा अच्छे से। ओके मैम। हाँ, Okay, ma'am. very good. So while I was wondering about it all, and students, if you have the books, अगर आपके पास किताबें भी हैं और अगर किताबें नहीं है तो दीक्षा जो ऐप है उस पे भी देखिएगा, आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम से इस टाइम अगर नहीं भी खोले हैं तो अपने मोबाइल में ही अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर को खोल के रखिएगा तो समझने में भी और आसानी होगी। तो चैप्टर को लाइन बाय लाइन जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वैसे भी आप भी उसको लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन भी सीखिएगा कि कैसे किस वर्ड को बोला जाता है। और आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब क्लास ओवर भी हो जाए तो कम से कम उस चैप्टर को 2-3 बार पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ याद करने का और याद भी करने के लिए उसको पढ़ना होगा। तो रीडिंग हैज टू इम्प्रूव। आप जब रीडिंग अच्छे से कर सकेंगे देन यू कैन लर्न ऑल्सो, और रीडिंग अच्छे से कर सकिएगा तो यू कैन राइट ऑल्सो एंड यू कैन स्पीक ऑल्सो, बोल भी सकिएगा। तो इंग्लिश सीखने का बेसिक पर्पस जो होता है, चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ने का आपका एम ये होना चाहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कम से कम कुछ वर्ड्स जो हैं, जो नए वर्ड्स हम सीख रहे हैं उसको हम यूज कर सकें, और साथ में कुछ सेंटेंसेस अपने से फ्रेम कर सकें, कम से कम 4 लाइन 6 लाइन,
या अगर आप 6 लाइन ऑलरेडी बोल सकते हैं तो 10 लाइन, उसको बढ़ाते जाइए कि उतने लाइंस या उस स्टोरी को कम से कम हम इंग्लिश में बोल सकें या लिख सकें. बिकॉज लेटर ऑन what will come in use is not only this chapter. ये चैप्टर तो शायद आप भूल भी जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर लिखना और पढ़ना सीख जाइएगा तो वो सारी जिंदगी काम आएगा. So the basic aim is कि you learn how to read and how to write. And main most important is speaking. आप बोलना सीख जाइए, इंग्लिश को यूज करना सीखिए. And for that is you have to do is read the lesson over and again. आपके पास कहीं पे भी रीडिंग मटेरियल हो, अगर ये रीडिंग मटेरियल नहीं भी है तो इंग्लिश का जो भी रीडिंग मटेरियल है आपके पास उसको जोर से पढ़िए. और जोर से पढ़ने के लिए बोलेंगे ताकि आप खुद सुन सकें कि हम क्या पढ़ रहे हैं. अगर हम सिर्फ देख के पढ़ते हैं तो हम सुन नहीं सकते कि क्या पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं. तो अगर थर्ड पर्सन कोई सुन रहा है तो दैट पर्सन कैन ऑल्सो हेल्प यू कि देखो यहाँ पे ये वर्ड को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ोगे. तो उसको जोर से पढ़िए. आपका बोलने का भी एक्सप्रेशंस के साथ पढ़िए, बोलना भी सीखिएगा, स्पीकिंग पावर भी आ जाएगा अगर रीडिंग उसको करते रहते हैं. एंड ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस एंड राइट ऑन योर ओन. अपने से लिखिए, अपने से पढ़िए, तब यू कैन डेवलप इंग्लिश. और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड कॉम्प्रिहेंड. रीडिंग भी कॉम्प्रिहेंशन के साथ, जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझें. बिकॉज आप लोगों ने देखा है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आता है और काफी मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है आपका, 12 एंड 8 मार्क्स है ना. तो अगर रीडिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पैसेज. और जो नए वर्ड्स आते हैं उन नए वर्ड्स का मीनिंग लिख के और वो वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिए. So now we'll continue with the chapter. While I was wondering about it all, while he was wondering, सोच रहा था, हैरान होके सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है आज स्कूल में. स्कूल शांत था, टीचर वो वाला ड्रेस पहन के आए हैं जो पर्टिकुलर डेज में ही पहनते थे. एंड देन these old people are also sitting over here. So he was very surprised about all these things. M. Hamel mounted his chair. Mounted माने चढ़ जाना. He went and sat on his chair. And in the same grave and gentle tone which he had used to me, said. Now grave means serious. बहुत ही serious tone. Tone you all understand the word tone. So बहुत serious और serious tone थी, लेकिन it was very gentle. Gentle बहुत ही soothing, बहुत ही अच्छी प्यारी, मतलब ये डांटने वाला seriousness नहीं था. With that tone he said, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. Now, these were the words spoken by M. Hamel. He says that this is the last lesson I shall give you. Now we come to know why the name of the chapter is the last lesson. Because ये जो था वो लास्ट लेसन था जो एम हैमल पढ़ा रहे थे. एंड लास्ट वो एम हैमल फ्रेंच के टीचर थे. सो विद दैट दे विल स्टॉप स्टडीइंग फ्रेंच. नेक्स्ट डे से फ्रेंच लैंग्वेज में अब उनकी पढ़ाई नहीं होगी. दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज नेम्ड एज द लास्ट लेसन. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन is the capital of Germany, to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. क्योंकि Alsace and Lorraine, फ्रांस जो था, देश फ्रांस, वो हार गया था किससे? जर्मनी से. So now the control of Alsace and Lorraine went into the hands of Germans. और Germans की जो लैंग्वेज है वो है जर्मन, और इसीलिए अब जर्मन भाषा में वहां पे पढ़ाई होगी. So they have to teach only German in these schools. The new master comes tomorrow. So it was the end of the French lesson. It was the end of the teaching by M. Hamel, and it was the last day of M. Hamel in that particular school. वो स्कूल भी छोड़ के जाना था और उस जगह को भी उनको छोड़ के जाना था. This is your last French lesson. फ्रेंच लेसन, आपके फ्रेंच भाषा का आज ये लास्ट लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. बोले मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत
गौर से इस चीज को सुने, आज का लेसन, आज की क्लास अटेंड करें, सो दैट यू कैन गेन मैक्सिमम। जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना कोशिश कीजिए। What a thunderclap these words were to me. Now this child was very disheartened. बहुत दुख हुआ उसको ये सुन के कि those were going to be his last, that was going to be his last French class. Oh, the wretches. That was what they had put up on the town hall. बोला कि oh, these wretches. Wretches means people who do evil acts, bad acts. So बोला कि ओ यही वहां पे बुलेटिन बोर्ड, अब इसको समझ में आ गया कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था। सो व्हाट वाज देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड? अनम्यूट योर माइक्स। व्हाट वाज देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पे क्या नोटिस लगी थी? जो भी घटनाएं हो रही थी सब वहां पे छप रही थी पिछले 2 वर्षों की। हाँ, और अभी रिसेंट, सबसे रिसेंट घटना कौन सी थी? कि अब वहां पे फ्रेंच भाषा में पढ़ाई नहीं होगी। जर्मन में होगी। कौन सी भाषा में पढ़ाई होगी? जर्मन। अब से वहां पे जर्मन भाषा में पढ़ाई होगी। जर्मन पढ़ाने के लिए एक नया टीचर आने वाला था और एम हैमल की आज लास्ट क्लास थी। नाउ हाउ डज दिस चाइल्ड फील ऑन हियरिंग दिस? कैसा लगता है? माय लास्ट फ्रेंच लेसन। अब बच्चा सोचता है ओह आज तो मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। Why? I hardly knew how to write. क्यों आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है? क्यों ऐसा क्यों है? मुझे तो अभी तक ठीक से फ्रेंच में लिखना भी नहीं आया है। I should never learn anymore. और उसको बहुत दुख हो रहा था, बहुत ही अफसोस के साथ बोला कि अब तो मैं और कभी भी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ सकूंगा। I must stop there then. बस अभी और यहीं पे मुझे रुक जाना होगा। किस चीज के लिए? फ्रेंच भाषा की पढ़ाई। आज से, अभी से उसकी फ्रेंच भाषा की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। Oh, how sorry I was for not learning my lessons. आज जब उसको पता चला कि आज उसकी लास्ट फ्रेंच क्लास है, then the child realizes कि he has made a mistake. उसने गलती की है। and what was that mistake? For not learning my lessons. उसने अपने lessons, अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं की, फ्रेंच भाषा को ठीक से सीखने की कोशिश नहीं की। and he was sorry for that. Sorry, he was regretting. उसको बहुत दुख हो रहा था, बहुत अफसोस हो रहा था कि ये आज उसकी लास्ट क्लास है। For seeking birds' eggs. अब उसको अफसोस हो रहा था कि क्यों मैं क्लास को बंक करके चला जाता था वुड्स में और वहां जाके क्या करता था? सीकिंग। सीकिंग मीन्स टू सर्च, टू लुक फॉर, ढूंढना। वो क्या ढूंढता था? बर्ड्स एग्स। चिड़िया के घोंसले ढूंढता था, उसमें एग्स ढूंढता था और इस तरह से अपना वक्त जो है वो बर्बाद करता था, जबकि उस वक्त उसको क्लास में बैठ के पढ़ना चाहिए था। For going sliding on the sand. And he used to go sliding. Sliding होता है ना, स्लाइड होता है जिसपे हम ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करते हैं, बिना चले ऐसे उसमें स्लाइड करते हैं। So he used to go and slide. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. See, now the child feels so sorry, so sad. He's feeling so bad. He says, my books that seemed such a nuisance. Nuisance माने बकवास, कोई चीज जो हमको एकदम अच्छी नहीं लगती। ओ ये किताबें, ओ सरदर्द है। This is what generally students feel. उन लोगों को लगता है। So those books were a nuisance. A little while ago, थोड़ी देर पहले वो बैग जो है वो उसको इतना भारी लग रहा था, वो किताबें बोझ लग रही थी। But now so heavy to carry. वो किताबें उसको उठा के लाने, स्कूल लेके आने में भी बहुत भारी लगती थी। But now my grammar and my history of saints, उसकी grammar books जिसमें participles उसको पढ़ने थे, then history of saints, कोई history की book होगी जिसमें saints के बारे में लिखा था। Saints are the religious preachers, जो संत जैसे हिंदी में बोलते हैं, those are saints, were old friends now that I couldn't give up. और अचानक उसको लगने लगा कि ये तो जैसे मेरे old friends हैं,
मेरे दोस्त हैं, कितना मेरे करीब हैं, कितना हमको ये अच्छे लगते हैं, एंड आई कैन नॉट गिव देम अप, मतलब मैं इनसे दूर नहीं हो सकता, मैं इनको छोड़ नहीं सकता. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Now see the difference. M. Hamel, जो कि टीचर से उसको डर लगता था, उसको लगता है कैसा है, cranky means very क्या होगा, emotional, all of a sudden you do certain things, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करना, नाराज हो जाना, मारना, वो सब वो 1 मिनट में भूल गया. और उसको अब लगने लगा, अपने टीचर से उसको बहुत ज्यादा लगाव हो गया, और उसको ये लगा कि लो अब तो ये मेरा टीचर जो है ये यहाँ से चले जाएंगे. एंड ही वॉज फीलिंग वेरी बैड, आई शुड नेवर सी हिम अगेन. अब उसको लग रहा था यहाँ से ये जगह छोड़ के वो चले जाएंगे, और अब वो कभी भी अपने टीचर को नहीं देख सकेगा. तो उनका रूलर भूल गया, उनके डांट मार सब कुछ वो भूल गया, और अब उनको उसको अपने टीचर से बहुत ज्यादा अफेक्शन हो गया. तो सी द डिफरेंस. ये आप लोग ने भी फील किया होगा, क्लासेस स्टार्ट होती हैं, पढ़ाई शुरू करते हो, मैं 11th में हो 12th में हो, शुरू में बहुत बोझा ऐसा लगता है पढ़ाई, लेकिन जब होता है कि चलो अब तो जनवरी आ गई, लास्ट क्लासेस हो गए, देन यू ऑल मिस द स्कूल. फिर स्कूल को मिस करते हो कि काश हम लोग का स्कूल चलते रहता, अभी और हम क्लासेस करते. 10th के बाद आप लोग को ऐसा लगा होगा. सो दिस इज समथिंग व्हेन वी हैव समथिंग, जब हमारे पास है, हम जानते हैं कि अभी मेरे पास रहेगा, we don't understand the importance of it. But the moment you realize कि अब हमको ये और नहीं मिलेगा, then you understand the importance of it and you feel the love for it. अभी जब इसको पता चला कि फ्रेंच भाषा और नहीं सीख सकेगा, टीचर अब चले जाएंगे, वो टीचर जो भले उसको डांटते थे, मारते थे, लेकिन फिर भी उसको टीचर से लगाव हो गया था, and that teacher was going away, this made him feel very sad. Poor man. और अब उसको टीचर पे भी अफसोस आ रहा था, बेचारे मदर टीचर, poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब उसको समझ में आया कि ये इतने अच्छे clothes, Sunday clothes, the clothes which he wore on Sundays, inspection days, prize days and Sundays. तो अब उसको समझ में आया कि ये कपड़े उनके टीचर ने क्यों पहने हैं, because it was in honor of this last lesson. आज उनकी last class थी, and to honor it, to show respect for it, he had put on his best dress. सबसे अच्छा ड्रेस अपना पहन के आए थे. And now I understood why the old men of the village were sitting there. और अब उसको समझ में आ गया कि जितने जो पीछे में जो back benches पे बूढ़े लोग, old villagers, they had come and they were attending the class, why they were sitting. Now what was the reason? It was because they were sorry. जैसे France, he is feeling bad कि उसका last class है. Even those people were feeling sorry. They also felt very bad that they had not gone to school more. They were feeling sorry. They were regretting. उनको अफसोस हो रहा था. किस चीज का अफसोस हो रहा था? कि that they had not gone to school more. मतलब और ज्यादा वो स्कूल नहीं गए. और ज्यादा मीन्स उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की, उनको ज्यादा क्लासेस अटेंड करनी चाहिए थी और ज्यादा सीख लेना चाहिए था. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. Now M. Hamel has been teaching there for the last 40 years. 40 साल से वो पढ़ा रहे थे. And this was their way of thanking. टीचर को थैंक्स बोलने का एक तरीका था कि today is your last class and I'm going to attend the last class. And of showing their respect for the country that was theirs no more. And attending the last French class, that was a way of showing their respect, their honor for the country which was not theirs anymore. अब वो किसके पार्ट हो गए थे? जर्मनी के, क्योंकि जर्मन कब्जा हो गया था, जर्मन ऑक्यूपेशन हो गया था उनके ऊपर. तो अब now they were a part of Germany and they were no longer a part of France. फ्रांस का हिस्सा नहीं रहे थे. Now they had become a part of Germany, and so they were feeling very bad. They wanted to show respect for their country, the country which was not theirs. France अब उनकी country नहीं थी. Now they had become a part of
Germany. So now Germany was their country. So they wanted to show respect for their country. So today, students, we will stop here and we'll continue the chapter in the next session. Thank you, students. You're very welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, welcome. And do attend the next class. जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका भी लिंक आप लोग को भेज दिया जाएगा और उस क्लास को भी अटेंड करना और जितना आज पढ़ाए हैं उतना पढ़ के आना. कहीं पे कोई डाउट हो, कोई लाइन, कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आया हो तो उस दिन पूछना. ठीक है? ओके, थैंक यू. Thank you, ma'am.